लेकिन हम अपने टर्म्स अब इक्वल टर्म्स रखेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि सारे टर्म्स जो हैं वो पोर्ट के फेवर में जाएं, हम ये भी नहीं कह रहे कि सारे टर्म्स उसके फेवर में जाएं जो टर्म टेंडर कर रहा है। अब वो भी कमाएं, हम चाहते हैं कमाओ, हम बिजनेस ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, बट जुल्म ना करो। अब इस वक्त हाल ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमें थे हमने इनहेरिट किए। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। स्कैनर लगे हुए हैं, स्कैनर लगे हुए जिसमें से कंटेनर में स्कैन करना होता है। वो जिस जगह लगाए हैं उन्होंने वो आउट ऑफ द वे, मैंने दरवाज़ा अगर यहाँ से मैंने बाहर निकलना है तो उन्होंने उधर लगा दिया कि जी अब वहाँ जाएं, पहले वहाँ से स्कैन करके भाई वहाँ दरवाजे पे लगाओ। और उसके बावजूद जो हमारे टर्मिनल ऑपरेटर्स है वो हर कंटेनर के ऊपर एक चार्ज लगाते हैं, स्कैनिंग चार्ज, मगर हर कंटेनर स्कैन होता ही नहीं। तो हम लेके गए, हमने कहा जी हम उन पे स्कैन चार्ज लगाएं जो आप स्कैन कर रहे हैं, आप अक्रॉस द बोर्ड तो नहीं चार्ज लगा सकते भी मेरा कंटेनर। तो हमने कहा कि जी आप ये नहीं कर सकते, आप उन पर वो हमने इधर से पॉलिसी मूव की है, उधर वो जाके उन्होंने कोर्ट में स्टे ले लिया। ये आपकी बात ठीक है, और ये हर चीज़ में ही होता है। अगर आप कहते हैं स्टे हटवाना है, सर मैं अभी अल्लाह मुझे, मैं तो मेरी इतनी काबिलियत नहीं है, तो मैं जज तो नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो भी एक पूरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ एक पॉलिसी बन रही है कि ये जो 20-20 साल पुराने स्टे हैं ना, वी नीड टू फिगर आउट अ वे टू मूव ऑन इन लाइफ। मैं आपसे सॉरी गोइंग बैक टू स्टे, कनेक्टिंग इट टू ब्लू इकोनॉमी एंड मैं पोर्ट्स मैंने विजिट किए, मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो हमारा पोर्ट है कराची, KPT और पोर्ट कासिम, ये सबसे करीब किससे हैं, इनका बेहतरीन कंपेरेटिव एनालिसिस किया है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सब देखने के बाद ये बेहतरीन इनका जो एनालिसिस है ना, जो कंपेरेटिव और जो एग्जांपल हम फॉलो कर सकते हैं, मिसाल जो सक्सेसफुली हमें रेप्लिकेट करनी है वो है न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी, और ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ। उसकी वजह ये जो आप में से सारे जो न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी पहले सिर्फ न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी थी, बाद में वो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी बन गई, अब वो सिर्फ पोर्ट अथॉरिटी कहलाती है। देखें वो पहले मैनहट्टन जो आइलैंड था एक ज़माने में, वो क्यों आइलैंड था, दुनिया के जितने बाय द वे बड़े नंबर 1 सिटीज़ ऑफ द जो दुनिया में है ना, वो सारी पोर्ट सिटीज़ हैं। हांगकांग पोर्ट की वजह से, सिंगापुर पोर्ट की वजह से, दुबई जबल अली पोर्ट के बाद ये सब चीज़ें बनी हैं। न्यूयॉर्क पोर्ट सिटी था, लॉस एंजलिस पोर्ट सिटी है, सैन फ्रांसिस्को पोर्ट सिटी है, लंदन पोर्ट सिटी है। आप चले जाए ना, जहाँ पे भी चले जाएं, जो भी बड़े दुनिया टॉप सिटीज़ हैं वो पोर्ट। कराची भी तो बड़ा शहर ही था ना। हाँ, जो कराची का पोटेंशियल है ना, वो कराची मेरे ख्याल में 10% भी यूटिलाइज नहीं कर रहा। उसकी वजूहात में आपको बताता हूँ, और ये पोर्ट से रिलेटेड है। जो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पोर्ट मॉडल है वो ऐसा था कि वो न्यूयॉर्क के अंदर जब इतना पोर्ट की वजह से जब वो रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ती चली गई, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर ये हमें $50,000 मिल रहा है इस वेयर हाउस का, तो वो अगर हम इसमें कोई जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप करके यहाँ कोई बिल्डिंग बना दें तो हमें $100 मिलियन मिलेगा। लेकिन फिर अब कार्गो कहाँ जाएगा, वो कार्गो चला गया न्यू जर्सी। तो जितना बड़ा कार्गो है ईस्ट कोस्ट का, बल्क लिक्विड वटेवर, वो जाता है न्यू जर्सी। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के पोर्ट में अब क्रूज लाइन्स लगती हैं, और वो जो वेयर हाउसेस थे और वो वहाँ सारी बिल्डिंग्स बन गई। आपको पता है कि वो जो 2 बिल्डिंग्स थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिनमें ट्विन टावर, वो न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी की थी। और जो अभी वर्ल्ड वो क्या फ्रीडम टावर जो भी बना रहे हैं 110 मंजिल, वो न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी बना रही है। फिर उन्होंने कनेक्टिविटी करनी थी, लिंकन टनल, हॉलैंड टनल, ये जो ब्रिजेस हैं कनेक्टिंग न्यूयॉर्क, ब्रुकलिन ब्रिज, ये सारे न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी की मिल्कियत हैं। ये अगर आप वो गाड़ी जाएं टोल भरते हैं इनमें, उसमें अगर यह ऑटोमेटिक टोल है, इजी पास लिखा होता है, वो जो उसके पीछे पढ़े लिखा होगा न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी, वो सब वो मेंटेन भी वो करते हैं, मिल्कियत भी उनकी है। इसी तरह आप न्यूयॉर्क उतर जाए, वहाँ सामने बस स्टेशन है, पोर्ट अथॉरिटी कहलाता है वो, पोर्ट अथॉरिटी। तो कोई सोचे तो नहीं पोर्ट अथॉरिटी का बस से क्या ताल्लुक है, वो ट्रेन, वो जो बस स्टेशन है वो भी पोर्ट अथॉरिटी का। वो जो 5 ट्रेन चलती है कनेक्ट करती है न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, वो भी पोर्ट अथॉरिटी की है। और मैं आपको बताता हूँ, सबसे मशहूर एयरपोर्ट अमेरिका का है JFK, जॉन एफ कैनेडी न्यूयॉर्क, वो किसका है, वो न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी का है, दे ओन इट।
लगवाडिया भी न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी का है, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट न्यू जर्सी का वो भी न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी का, और छोटे मोटे जितने एयरपोर्ट समंदर पे बने वो सब न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी ओन करती है। हर जहाज टेक ऑफ करने पे उनको पैसे मिलते हैं, हर जहाज लैंडिंग पे पैसे मिलते हैं। तो पोर्ट अथॉरिटी ये है ब्लू इकोनॉमी का ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, उन्होंने क्या किया, नेवी के पुराने जहाज लिए हैं, वो उन बर्थ में खड़े करके उनको म्यूजियम्स बना दिया। लोग आते हैं, टूरिज्म होती है, लोग जाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं। ये अच्छा, हमने तो बिल्कुल रिवर्स में चले गए। अगेन ब्लू इकोनॉमी थॉट प्रोसेस गलत है। हमारे बच्चे कोई भी हो जाए, इंक्लूडिंग माय ओन, अब मेरा बेटा तो कहता है बड़े होकर यूट्यूबर बनना है, वो तो 10 साल का कहता है मैं यूट्यूबर बनूंगा। तो मैं 2 टका के वाला यूट्यूबर नहीं, तो पहले पढ़ तो ले। लेकिन आप सोचें, लॉयर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, फौज में चले जाएंगे, ब्यूरोक्रेट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सब बनना होता है। मुझे बताएं कि कितने लोग हैं कहता है बड़ा होकर मैं जहाज का कप्तान बनूंगा, पायलट बनने को तैयार हैं कोई। मैं अभी इतने 3 साल में कितने लोगों से मिला हूँ मेरी टाइम सब्जेक्ट्स में पाकिस्तान के, मैं आज तक सोचा कोई बच्चा बड़ा होकर बोले कि मैं जाके मर्चेंट नेवी में शिप का कैप्टन बनूंगा, आई लव टू सेल। किधर है ये कहानी? है ही नहीं। सो देयरफॉर ये सब्जेक्ट, इसे कहते हैं सी ब्लाइंडनेस। मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, मेरा बेटा बोला उसको मैं बोट में लेके जाता हूँ, घुमाता हूँ खास तौर पे, नॉट कि मैं उसको कहता हूँ कि तू जहाज का कप्तान बन। मैं सिर्फ कहता हूँ कि ये एक सेक्टर, एक सेगमेंट है जो कि फिलीपींस के सी फेरर्स उनको $6 बिलियन साल का भेजते हैं इन वो फॉरेन रेमिटेंस। 6 बिलियन साल का। हम जब आए थे तो $4.5 बिलियन था, 3 साल में वो 6 बिलियन, अब तो खैर बिकॉज ऑफ कोविड अभी $6 बिलियन सिर्फ उनकी रेमिटेंस है जो जहाजों में। और खाली कप्तान नहीं है, वो डिश वॉशर से डीजल मैकेनिक से लेके वो कप्तान तक, वैसा वो ऑल आर कॉल्ड सी फेरर्स। हमारे यहाँ सी फेरर्स का कोई था ही नहीं कॉन्सेप्ट, ये हमने कराया। हमने उनको की वर्कर डिक्लेयर किया, हमने उनके साथ उनके जो इश्यूज थे। और आपको ये बताऊं, आप समझे ना, मेजॉरिटी ऑफ द सी फेरर्स आर फ्रॉम KPK, नॉट फ्रॉम कराची। मेरे पास डेटा है, वो बेचारे मैं देखता था सलील व ख्वार हो रहे थे कराची में। वो साइन ऑफ और साइन ऑन कराने में शिपिंग ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो साइन ऑफ का ठप्पा लगाना है, उतरे जहाज से, वो बेचारे वापस आए, अपने घरों वाले इंतजार करें, 3 महीने जहाज रह के आए, 6 महीने समंदर में, तो वो ठप्पा लगाने के भी ले रहे थे। और अगर जहाज में जाना है, साइन ऑन करना है, उसकी भी सीमेन बुक पर ठप्पा लगाना है, वो भी ले रहे थे। वो जमा करा के बैठे में जहाज चला गया, उनकी नौकरी चलेगी बेचारे की, वो क्योंकि उनके पास वो मैंने साइन ऑन साइन ऑफ बंद कर दिया, वो ऑफिस ही बंद कर दिया मैंने। ये मेरा काम ही नहीं है, ये FIA का काम है टू ट्रैक देम। हम मेरा क्या काम, मैं क्यों साइन ऑफ। ये सिर्फ खांचा.com था। ये खांचा.com पाकिस्तान में अगर आ जाए ना तो आपको बड़ी चीज़ें से मिलेंगी। उसके बाद इनके SID कार्ड्स होते हैं, सेलर आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, वही नहीं बन के दे रहे। दुनिया भर में वो डिजिटल हो गए, मैंने मशीन रीडेबल कार्ड्स वो होते ही नहीं थे। वो हमने नादरा के साथ मिलके अब सारों के ही मशीन रीडेबल कार्ड कर दिए हैं, सारे के, ताकि वो कहीं भी जाएं तो वो सेलर आइडेंटिटी, जैसे आपका पायलट का लाइसेंस होता है ना कि यू आर अ पायलट, इस तरह ही सेलर आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है। वो अब हमारा मशीन प्रिंटेबल सेलर है, सबके हो गए। तीसरा उनका वीज़ा का इशू था, और वो आज भी है, लेकिन वो इशू ये था कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो जी एम्बेसीज इधर उधर भाग रही होती थी। हमने क्या किया, हमने सारा डेटा ऑनलाइन कर दिया। अब एम्बेसी पे जो अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करे, वो हर एक का स्पेसिफिक लॉगिन है, वो डाल के वो पूरा डेटा उस सी फेरर का चेक कर सकती हैं। और सी फेरर के पास ये है कि वो अपने कोर्सेज जो भी करता रहे वो खुद अपलोड कर सकता है, सिर्फ अपने, तो वो वेरीफाइबल डेटा उधर आ जाता है, अपलोड करता है, हमारे पास पोर्ट एंड शिपिंग डिपार्टमेंट में आता है, वो डेटा वेरीफाई ऑनलाइन कर देते हैं, ताकि अगर कोई भी एम्बेसी हो वो ऑनलाइन आप देख के, वो हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कभी नहीं हुआ था। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सी फेरर्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूँ। ये डायरेक्टली मुझे ले आता है शिपिंग के ऊपर, क्योंकि सी फेरर शिपिंग, और यहीं से फिर मैं आपके बाकी जवाब कुछ जो नहीं दिए वो मैं दे देता हूँ। देखें पाकिस्तान में ना इस वक्त एक होते हैं जहाज़ कितने हैं, और एक होता है आपका डेड वेट कितना है। और इस वक्त हमारे पास सबसे ज़्यादा डेड वेट है, तारीख में इतना नहीं था, लेकिन जहाज़ हमारे पास कम है, क्योंकि जहाज़ों की अब
साइज़ बड़ी हो गई है। हमने 2 जहाज़ लिए जब से हम आए, 2 LR1 ऑयल टैंकर्स, 9 थे अब 11 हो गए। अभी हम 3-4 जहाज़ और जा रहे हैं, वी आर इन द प्रोसेस। और हमने एक ज़बरदस्त शिपिंग पॉलिसी हम लास्ट ईयर बजट में लेके आए थे, जिसमें हमने ये कहा था कि इस इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए या मैरी टाइम पावर बनने के लिए, और ये मुझे नज़र आ रहा था लास्ट ईयर कोविड के से पहले कि ये मुझे समझ आ गई थी कि ये तमाशा होने वाला है, कि ये हम जैसे स्टीवेडोर है पूरी ग्लोबल कार्टेल एक बन चुका है। मुझे कोई शर्म नहीं आती, ये शिपिंग वाले कंपनियों वाले नाराज़ होते हैं, लेकिन आपको पता है कि चाइना से बड़ी हमारी एक्सपोर्ट तो नहीं है ना, मतलब हमारे पूरे साल की उनकी एक दिन की से भी कम है। तो चाइना से अब कंटेनर अमेरिका जा रहा है $26,000 में। आई मीन इट इज़ जस्ट रिडिकुलस। और उसमें अपने चाइनीज़ वाले, अपने कॉस्को का भी यही हाल है, वो हमारी कंपनी नहीं है। सो वो जो उन्होंने कोविड में पिछले 100 साल से ज़्यादा प्रॉफिट सारी शिपिंग कंपनीज कमा रही हैं, सब APL, मर्स्क, कॉस्को, जो अब हैपेक लॉन्ग ने बांग्लादेश और इंडिया के पोर्ट्स पे रुकना छोड़ दिया, बोला हमारे पास टाइम नहीं है। ऑफिशियल रिलीज है, प्रेस रिलीज उनकी। कोई छोटी कंपनी हैपेक लॉयड, नॉट अ स्मॉल कंपनी। उन्होंने कहा हम उधर पोर्टों में नहीं जा रहे, हमारे पास टाइम नहीं है। सो ये इस वक्त इनका टोटल कंट्रोल है। और जो पूरी ग्लोबल वर्ड इस वक्त इज, और जो सप्लाई चेन है ना, ये बज़ वर्ड है। आप अगर सिर्फ गूगल कर लें और ज़रा चेक कर लें कि इस वक्त लॉस एंजलिस पोर्ट के बाहर हाई वाटर्स में कितने जहाज खड़े हुए हैं, मतलब कोई 100-150 जहाज खड़ा हुआ है, कंटेनर लाइंस। और वहाँ ये हो रहा है कि जी जो शॉपिंग सीजन आ रहा है क्रिसमस का, वो जहाज उस वक्त उतर नहीं सकेंगे और महंगाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। सो ये पूरा एक इस वक्त इन्होंने क्रिएट किया एक फॉर सम रीजन और दी अदर। जैसे आपको याद है कि एक दिन ऐसा आया था कि तेल माइनस में मिल रहा था, या जेब से पैसे ले लो और तेल ले जाओ, तो वो आज वो अब दे हैव टू रिकवर ऑल्सो ना, तो ब्रेंट ऊपर जा रहा है, रोज जा रहा है। इस वक्त कोल जो है, मैं ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, ये हमारे क्योंकि मुल्क में ज़्यादा हम अपनी बात अफेक्ट जो हमें करता है। कोल अब चला गया $240 किलो टन। हमें ये कोई दुनिया की, अब मुझे पता है लास्ट कब इतना गया है। LNG $35-36 MMB, क्या पागलपन है ये। बल्कि कल आपको पता है प्रेस रिलीज आई कि इट विल हिट 55। कल ये आया अखबार में, ये मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन क्योंकि यूरोप के अंदर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अ कूलर विंटर, सो दे आर बाइंग। तो ये जो एनर्जी की क्राइसिस है, जो सप्लाई चेन की क्राइसिस है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। और हमें, यू आर 100% राइट, हमें फिगर आउट करना चाहिए कि हम इससे कैसे निकलें। ये कमेटी जो बनी है, कैबिनेट कमेटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, ये बनी इसलिए थी कि कैबिनेट में एक डिस्कशन हुई कि जी हमारे पोर्ट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं दूसरे पोर्ट से LNG कार्गो के। तो जब हमने प्रेजेंटेशन दी कैबिनेट में, तो हमारे पोर्ट चार्जेस से 2% पे नहीं थे, और बाकी सारे चार्जेस मिला लें तो वो हमने कोई कंपैरेटिव एनालिसिस दिया कि हर महीने LNG की इंपोर्ट पे 60 से $65 मिलियन हम खर्च कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ द, नॉट इंक्लूडिंग ये कॉस्ट ऑफ LNG नहीं है, मैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, जो हमारे चार्जेस हैं, टैक्स टूक्स, ये वो PLL, ये पोर्ट चार्जेस तो 2% थे भाई, बाकी सारी चीज़ें थी। सो वो एक PM साहब ने फिर कहा कि आप एक, और ये लॉजिस्टिक की बहुत बड़ा एक बिजनेस है जो अनरेगुलेटेड, पाकिस्तान में कोई इस पर कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लिए गए। तो अब वो हमने फिर वो एक PM साहब ने कमेटी बनाई, और आई मस्ट से कि अभी तक हमने काम बहुत सारा किया, डिसीशंस अब हम ऐसा ऐसा ले रहे हैं, इसलिए कि डेटा ही हमारे पास कलेक्शन करने में टाइम लगता है। और डेटा एक होता है डेटा कलेक्शन करना, फिर होता है डेटा को वेरीफाई करना, क्योंकि आपको गलत डेटा आ गया, आपने फिर डेटा एनालाइज करते हैं आप, और चौथे स्टेप में उस एनालाइज के हिसाब से फिर आप डिसीजन लेते हैं। तो अब हम अब तीसरे फेज में आ चुके हैं, हम डेटा को एनालाइज करके डिफरेंट सॉल्यूशंस पे हम डिस्कशंस कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम कोई बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ क्या करना है, ई कॉमर्स की ट्रेड में क्या करना है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
दुनिया किधर चली गई है, ये भी एक, कल आप मुझे बताएं ना, मैं एक साहब से मिला ये अभी पिछले हफ्ते, एक कराची के मेमन बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिल्डर, टेक्सटाइल, ये वो सारा। तो वो स्कूल में मेरे से 1-2 साल सीनियर थे। तो वो आए, मैंने उनको देखा कि वो तो बिल्कुल ही, तो उनका यंग सा बेटा भी साथ था। तो मैंने बोला ये क्या कर रहा है, बिजनेस में आ गया? बोला नहीं, ये बिजनेस में नहीं आ रहा। मैंने बोला तो इतना बड़ा बिजनेस तुम्हारे अब्बा का, टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, कंस्ट्रक्शन, धंधा पानी सब तैयार है, क्या? बोला मैं क्यों जाऊँ ख्वार होने। मैंने एक 2 कमरे का दफ्तर लिया है, एक मैं हूँ और 2 मेरा स्टाफ है, और मैं तकरीबन साल का $2.5 से $3 मिलियन ट्रेड कर रहा हूँ अमेजोन पे। तो मुझे क्या जरूरत है लगाने की? मैं इनसे चमचा खरीद रहा हूँ चाइना से और फिर इनको बेच रहा हूँ, बीच में अपना परसेंट रख रहा हूँ। तो मैंने कहा, और ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में तो है नहीं। कहता मैंने क्या करना है, मेरी कंपनी बाहर है, मैं पाकिस्तान में पैसे नहीं लेके आ रहा, मैं चाइना की फैक्ट्रियों से खरीद के और अमेरिका यूरोप कहीं भी डायरेक्ट टू द कंज्यूमर डिलीवर कर रहा हूँ। तो मेरी एक छोटी सी वेबसाइट है, मैं उसमें, मुझे क्या जरूरत पड़ी कि जाके मैं कस्टम वाले के आगे खड़ा हूँ, फिर इसके आगे खड़ा हूँ, फिर FBR के आगे खड़ा हूँ, मुझे क्या जरूरत है? दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, ये लॉजिस्टिक, अब ये ई-कॉमर्स ट्रेड होनी तो है ना। आपने अमेजोन तो खोल दिया पाकिस्तान, तो यहाँ वो लॉजिस्टिक्स चेन क्या है कि वो किस तरह, क्यों हमारे पाकिस्तान से भी बड़ी चीज़ें बाहर जा सकती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैनल है जो हमने अभी तक एड्रेस, वो हम उसको हमने खोला सर, वो इसीलिए तो देखे ना, मैं तो ऐसा ऐसा चीज़ों को खोल रहा हूँ। फिर आप आ जाएं शिपिंग, जो हमने जो शिपिंग पॉलिसी की थी उसमें हमने 2030 तक हमने कहा ना ड्यूटी लगाएंगे जहाज़ पे, ना कस्टम ड्यूटी होगी, ना सेल्स टैक्स होगा, ना इनकम टैक्स होगा, और पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर को फर्स्ट बर्थिंग राइट होगा। माने अगर आप किसी भी मुल्क का जहाज़ आ रहा हो कार्गो लेके और आपका भी जहाज़ आ रहा हो तो पहले जहाज़ आपका लग जाएगा। वो सारा हमने किया, लेकिन कुछ थोड़ी सी पिछले फाइनेंस बिल में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक करा लूँ। तो मैंने इंसेंटिवाइज कर दिया है बिजनेस के 10 साल तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई सेल्स टैक्स नहीं, जहाज़ पे कोई ड्यूटी नहीं। बिकॉज मैं ये चाह रहा हूँ कि PNSC को के अलावा प्राइवेट सेक्टर भी जहाज़ लेके आए। अब मैं वो कोल से देख रहा हूँ, आप 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 3 मिलियन टन कोल पे पहुँच गए इंपोर्ट की, आप क्लिंकर और सीमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो आप FOB खरीदना शुरू करें। देखिए, एक तरफ मैंने आपसे कहा कि $6 अरब जो है वो सिर्फ फिलीपीन के सी फेरर्स उनको रेमिटेंस में भेज रहे हैं कमा के, तो हम आगे $6 अरब खर्च कर रहे हैं फ्रेट में अपने। हाँ, जो फ्रेट हम पे करते हैं क्योंकि हम CNF खरीदते हैं। तो अगर आपके सबके कैबिनेट में कोई ना कोई जानने वाला होगा, मतलब माशाल्लाह आप लोग सब असर रसूख वाले लोग हैं, आप ये इधर आपने पूछिएगा किसी भी जानने वाले से कि अली ज़ैदी कैबिनेट के अंदर कितनी लड़ाई करता है कि PNSC को काम सारा फ्रेट उठाओ। कम से कम हुकूमत का फ्रेट तो PNSC उठाए, और हम आपसे रुपए में लेंगे चार्ज और आपको सस्ते में भी ला के देंगे। PSO से हमारी ये लड़ाई चल रही है कि तेल आप हम ला के देते हैं आपको। अभी आपने वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी, हमने कहा जी हम आपको ला के देते हैं, आप हमसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करें, हम आपको ला के देंगे और हम आपसे रुपए में चार्ज करेंगे। लेकिन वो चैलेंजेस, जैसे मेरे भाई ने कहा यहाँ पे, जो देयर आर रीजंस, उसके अंदर लकूने डाले जाते हैं क्योंकि वो लोगों के इंटरेस्ट बीच में आ जाते हैं। कोई भी बर्थ मेरे टर्म में 2-3 की BOT ख़त्म हो रही है, मैंने डायरेक्ट ओपन बिडिंग करके आगे बर्थ देनी है। मैं ये लीज किसी की एक्सटेंड नहीं करने लगा विदाउट ए बिड, चाहे वो जितनी बड़ी कंपनी हो। नहीं, बर्थ की स्टे, बिडिंग में तो स्टे नहीं ले सकते ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे मीडिया में एक और बात कह रहा हूँ, अगर मुझे वजारत से हटा दिया जाए, मैं ये बर्थ में नहीं दूंगा बगैर बिडिंग के, क्योंकि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे इसमें ये वजारत, अगर इमरान खान साहब की, हमने जो इतने साल, मैंने तो कभी, कोई मेरी पॉलिटिक्स नहीं है जी, ना कोई फैमिली पॉलिटिक्स में, ना कोई मुझे ज़मीनें बचानी है, ना कोई बाप दादा की सीट है, ना कोई इंडस्ट्री, कुछ भी नहीं है। सादे सूदे लोग हैं। एक ड्रीम इमरान खान साहब ने दिखाई है, हम उस ड्रीम के पीछे पड़ेंगे। पाकिस्तान ऐसा हो सकता है जैसे बाहर है, और उससे अच्छा भी हो सकता है। उसके अंदर ना ये वाले कॉम्प्रोमाइज़ कम से कम मैं नहीं करूँगा।
और वो मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे, मुझे कहना पड़ता है कि वो मुझे उन्होंने आज तक, हाँ क्योंकि लोगों का प्रेशर ग्रुप से सवाल ज़रूर पूछें, लेकिन अगर आपके पास डेटा हो, जस्टिफाई करें, वो हमेशा आपके साथ स्टैंड करते हैं। तो मैं जो भी बर्थ होगी, चाहे जितनी बड़ी कंपनी हो, जितनी छोटी, हमने करना है बिडिंग, और बिडिंग के बाद में वो कंपनी फिर जीत जाए। बट द मनी हैज़, वो जो पैसे आने, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, या वो पोर्ट कासिम को या केपीटी को, ये गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनको आने पैसे, जेबों में लोगों की इंडिविजुअल नहीं जा सकते। कंटेनर का जी बड़ा इशू है, आपको पता है, ग्लोबल डैमेज। मैंने ये पीएनएससी ने दो काम अब हमने शुरू किए। एक होती है एनवीओसीसी, आपको पता है, नॉन वेसल कंटेनर ऑपरेशन, जो कैरियर्स होते हैं। अब हमने पीएनएससी के साथ पूरी एक स्टडी करवा के, एक अखबार में आपने इश्तिहार भी देखा होगा, हम एक प्रोफेशनल हायर कर रहे हैं। हम पीएनएससी को मैं अब कंटेनर बिजनेस में ऐसा ऐसा घुसा रहा हूँ, क्योंकि हम ब्लैकमेल अब नहीं हो सकते। और हमारे जो जिस एक्सपोर्टर ने पाकिस्तान के ख़ास तौर पर टेक्सटाइल ने जो सीएनएफ में माल बेचा हुआ है, उसका तो नुकसान हो जाएगा। अगर किसी ने एफओबी बेचा है तो फिर इंपोर्टर जाने, अगर किसी ने सीएनएफ बेचा है तो उसको टीका लग जाएगा बहुत बड़ा, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल कंडीशन। ये अब है एक इन्वायरमेंट। इसकी एक वजह पहले शुरू में ये भी थी कि हमारी इंपोर्ट कम हो गई थी और एक्सपोर्ट बढ़ गई थी। तो जो हमारे पास ये हुआ कि हम, क्योंकि हमारे अपने कंटेनर नहीं थे, तो जो कंटेनर वाले थे, पहले कंटेनर चाइना जा रहा था, तब वो रिवर्स बिडिंग होती थी कि यार $100 में तुम्हारा सामान ले जाऊंगा, वो ने कहा यार मैं 75 में ले जाऊंगा, किसी के 10 ने कहा यार मैं 50 में, खाली जा रहा था ना। तो अभी उल्टा हो गया, बिकॉज अब कंटेनर कम हो गए, अब उनका कमाने का टाइम है। सो ये डायनामिक्स बिजनेस की हैं। जो आपने बात की है कंटेनर चार्जेस की, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक्शन ले चुका हूँ, और बड़ी जल्दी इंशाल्लाह बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर, 2 ही महीने रह गए, ये आपको ये जो डिपॉजिट्स और ये सारा तमाशा है ना, इसका बहुत अच्छा हम आपको एक बहुत अच्छी खबर देंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा तो वो आई डोंट, बट मैं ये एक्शन इस पे हमने बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप इस पे थोड़ा सा मुझ पे इस पे भरोसा करें, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मुझे अब इस इंडस्ट्री का थोड़ा अंदाज़ा हो गया है। मैं मतलब आई कैन, सेक्रेटरी की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं उनके साथ बगैर, क्योंकि मैं पढ़ नहीं, ज़रूरत है, मैंने साथ बिठाने की ज़रूरत नहीं है ना, हेडलाइन चलने वाली रहती है, मैंने सेक्रेटरी की ज़रूरत नहीं है, मतलब नहीं मेरा नहीं। कौन सर? देखें, मैं बताता हूँ आपको एक बात सर, हमारा एक बड़ा अच्छा ईमान है। देखें ना, बिठाने वाले की ताकत हटाने वाले की ताकत से बड़ी है। जो हम यहाँ बैठे, मेरी तो औकात भी आने की है, तो अल्लाह ने इधर पहुँचाया है, माँ बाप की दुआ है, और जब तक हैं वो ठीक काम करेंगे। जी देखें जी, आपको एक और कंटेनर के लिए जो अफगान ट्रांजिट रेट की आपने बात की, तो एक पूरी हमने ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ भी, और आप वहाँ थे भी, उनके साथ हम ऑफ डॉक्स कर रहे हैं, और हम उनके साथ हमने MOU साइन कर रहे हैं, और एक पूरी ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी हमारे पास बन के तैयार है। अब इंशाल्लाह इस सैटरडे को, या मुझे नहीं पता है, अगले सैटरडे को हमारी मीटिंग है, और वो मिनिस्टर कॉमर्स एडवाइज़र साहब को दावत दी है, ताकि वो आगे एक दफ़ा उस पर चेक मार्क करें, ताकि हम पॉलिसी इनकॉर्पोरेट कर दें। जो उसमें एक बड़ी चीज़ है, सब मैं ख़त्म कर लूँ ना, डी स्टफिंग हम अलाउ करेंगे, क्योंकि डी स्टफिंग के बगैर नहीं हो सकता, और डी स्टफिंग के लिए हम अपने कंटेनर हमें लेने पड़ेंगे, ताकि आपका कंटेनर यहाँ अगर आना है तो हम अपना कंटेनर लाएं पाकिस्तान का, क्यों डॉलर में आप भरते फिरें सारी दुनिया। सो भी ये मैंने लिखा हुआ है, जब वो बात हो रही थी, तो डी स्टफिंग का भी मैं वो मुझे पता है उनकी, सर वो आई हैव एन आइडिया, वो हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, वो हमने वो किया है। अब आ जाएं जी, जो खाली 2 चीज़ें रह गई थी, मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं। एक आपने बात की LNG की, जो मैंने टच किया था, और आपने एक बात की फेरी सर्विस की। वो आपका वाला आसान है, ये फेरी सर्विस उम्रा, हज और उम्रा, ज़ायरीन सब के लिए आसान है, और इसकी परमिशन कई सालों से फंसी हुई थी और नहीं मिल रही थी। ये इमरान खान साहब की हुकूमत है जिसने आगे पीछे जा के इसकी हमें लास्ट ईयर परमिशन मिल गई। ठीक हो, एक मिनट सर। उसके बाद हमारा क्या काम था, उसके बाद इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था।
तो केपीटी के अंदर फेरी टर्मिनल बन चुका है, और फेरी टर्मिनल मतलब सारा इट्स लाइक एन एयरपोर्ट, क्योंकि उसमें आपको कस्टम भी चाहिए, एएनएफ भी चाहिए, एफआईए भी चाहिए, इमिग्रेशन भी चाहिए, जैसे वहाँ पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, आपको पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स चाहिए। ये सारा काम हमने अब कर लिया है, और अब हमने प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया है कि देखिए हमारा काम था एयरपोर्ट बनाना, अब एयरलाइन चलाने के लिए पीएनएससी है, वो शिप लाइन है, तो पीएनएससी अभी तक सो फार सिर्फ चल रही थी कार्गो पे, और बल्कि अब हम उसको मैंने उनको कहा कि पूरी आप एक फिजिबिलिटी कराएं। देखें मेरा अपना होता ना, फेरी आज चल रही होती, मैं डिसीजन ले चुका होता, मेरा अपना नहीं है, मैं पॉलिसी मेकर हूँ, ये सरकार का इदारा है, और सरकार के इदारे को जो भी काम करना होता है ना वो बहुत स्लो टर्न है। माने आप सोचें कि गाड़ी ऐसे करके घूम जाती है और 18 व्हीलर को घूमने में बड़ा टाइम लगता है, और ट्रेन को घूमने में और भी ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये ट्रेनें हैं जिनको घुमाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो हमें अपना जो ग्राउंड वर्क लेआउट करना था वो हमने सारा कर दिया है। अब मैंने सुना है कि एक लोकल फेरी सर्विस शुरू होने लगी है, कराची से गवादर, पसनी और मारा में भी रुकेगी। कोई प्राइवेट सेक्टर के एक साहब हैं जो जिन्होंने कहा था कि नवंबर तक हमारा जहाज हम ले आएंगे। तो मैं चाहता ही हूँ कि ये प्राइवेट सेक्टर काम करे, वरना एक और पीआईए ना बन जाए ना। हम चाह रहे हैं दूसरी एयरलाइंस अच्छी प्रॉफिट कर रही होती हैं, वो तो प्राइवेट सेक्टर करें, हम आपको एक सी पोर्ट बना के दे देंगे, हमने बना दिया है। एलएनजी का सर ये देख लें, आखिर में जो 2 टर्मिनल हमने इनहेरिट किए जो पिछली हुकूमत ने लगाए थे, आपको ये बात का अच्छी तरह इल्म है, और आप अगर बिजनेस में तो आप $2.5-3 लाख पर डे उन टर्मिनल्स को देते हैं रीगैस करने के लिए, चाहे आप गैस लाएं कि ना लाएं। उनमें से जो एक टर्मिनल है जो पहले लगा था टर्मिनल 1, उसमें 6 कार्गो आते ही आते हैं, तो वो चलो फिर भी आप हर वक्त वो भरा रहता है एंग्रो वाला। और दूसरा टर्मिनल जो है वो तो अब शुरू है, वो तो हम इतने साल तक तो 40% इस्तेमाल कर रहे थे और 100% की पेमेंट कर रहे थे, और ये मैंने ही टीपीए सबसे पहले शुरू किया था आपको 2019 में कि जी इसको खोलें और अपनी कैपेसिटी एक्सेस जिसकी हम पे कर रहे हैं वो आप आगे बेच दें, वापस रिकवर तो करें, क्यों $2.5 लाख भर रहे हैं अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में लाना चाहता है। और सीएनजी वालों को कैबिनेट ने 2 साल पहले फैसला किया था कि आप अपनी गैस खुद मंगा सकते हैं, लेकिन फॉर रीजंस जिस तरह के आसान में आपको, हाँ, जैसे कि मुझे चैलेंज हो रहा है कि जी पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक कार्गो है वो पीएनएससी लेके आएगी और रुपए में चार्ज लेगी, लेकिन वो अभी भी एफओबी खरीद लेते हैं दूसरे वाले। इसी तरह ये भी कोई ना कोई वजह से रुका हुआ है, ये पुश हो जाएगा। लेकिन जो 2 नए टर्मिनल्स हमने परमिशन जिनको दी है, उसमें से एक मित्सुबिशी है जो जापानीज कंपनी है, और दूसरी एक कंसोर्शियम है पाकिस्तानी कंपनीज का, उसमें कोई टेक और पे गारंटी नहीं है। इसका मतलब है कि हम उनको कोई $2.5 लाख नहीं, हम उनको $1 भी जेब से नहीं दे रहे, वो अपनी गैस लाएं, अपनी गैस बेचें। हम चाहते हैं डीरेगुलेट करें, हमें कोई ज़रूरत, हमने नंबर 1 ये बड़ा इट्स अ बहुत बड़ा ये पैराडाइम शिफ्ट है। नंबर 1 सो ज़ीरो कैपेसिटी पेमेंट्स। उन्होंने कहा जी $250 मिलियन है, $300 मिलियन है। मैंने कहा जी यहाँ 230 मिलियन लोग भी रहते हैं इस मुल्क में, अगर आपको बिजनेस करना है आप बिजनेस करें, हमारे से कोई गारंटी आपको गैस पे हम नहीं देते। नंबर 1। नंबर 2, पिछली ज़मीनें फ्री में दी गई हैं, उसके ऊपर इश्यूज हैं, आपको पता है अगर आप इस बिजनेस में, हमने उनसे लाइसेंसिंग के $10-10 मिलियन पोर्ट के लिए लिए हैं, और सबको हमने कहा था जिसको लगाना लगा ले। नंबर 3 रॉयल्टी भी वो पोर्ट को देंगे। अब वो उस कमेटी को मैं हेड करता था, उसमें 26 चेक बॉक्सेस थे, उसमें से 24 हो गए, 2 रह गए थे। इंशाल्लाह वो इसी महीने में, आई एम होपिंग कि अक्टूबर में, बल्कि कल जुम्मे को सीसीओई की जो मीटिंग है उसमें हम निकाल दें, देन उनकी एफआईडी क्लोज हो जाएगी और वो अगले 18 महीने से में वो लग जाएंगे। एक तो लग जाएगा, दूसरा शायद मित्सुबिशी का, क्योंकि वो दूर लगा रहे हैं, उनकी पाइपलाइन लंबी है, तो ये लग जाएंगे, तो वो आपके पास फिर बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आपके पास चॉइस आ जाएगी कि आप गैस उनके थ्रू लेते। बल्कि मैं आपको एक और आखिरी में बात ये कर दूं कि हमने एक चीज़ और भी इनको परमिशन दी है, जो है बाउज़र में जिसे कहते हैं वर्चुअल पाइपलाइन, कि वो जो आइसोमेट्रिक टैंक्स में आता है या जहाज़ में आता है, उसमें भरता है ट्रक से, वो डायरेक्ट आपकी फैक्ट्री में लाके उतनी आपको ले, वो थोड़ी होती है लेकिन आपका फैक्ट्री चलाने के लिए वो ख़ास तौर पे, तो अगर वो हो जाएगा तो जो गैस बचेगी पाइपलाइन की, वो फिर वो नॉर्थ में लाने के लिए आसान होगी।
तो आई एम होपिंग कि मैंने सारे जवाब दे दिए, कोई रह गया तो पूछते हैं, बता दें। लंबा हो गया लेकिन जवाब मैंने आपको सारे दे दिए मेरे ख्याल में। सर थैंक यू सर। बेटा 1 मिनट सब्र कर, अभी हमारा खत्म नहीं अभी मैं पानी पी लूँ मेरा हो गया। चले जावेद, जी सर क्वेश्चन। बस वोट ऑफ थैंक्स कर लेते हैं, फिर मीडिया बात करते हैं कि आपने बड़ा डिटेल से खत्म होने दे, फिर वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं इमरान खान साहब को कहूँगा कि वो ये फॉर्मेलिटी। आपका बंदा नहीं है, दे दे मेरे को गाड़ी। दिया किधर? बंदा किधर बारह बुला। एक चपली को आप लोग खाने देना। गरम लाए थे? नहीं नहीं गरम ठीक करवा नहीं, दो। नहीं। 1 मिनट सब्र, 1 मिनट सब्र करो, सब्र। पेशावर आया हूँ, चपली कबाब भी नहीं खिलाने खाने दे रहे। खाए सर, खाए। ना मैडम मैं वापस पहुंचना है मेरे सर, मेरा 2 बजे दूसरी मीटिंग है। चलें आप लें अगली दफा आके खा लूंगा ना सब्र, आप लें सर, आप लें। यार। वो मीडिया चपली नहीं कबाब, मीडिया बेटा 1 मिनट सब्र कर देना प्लीज। मीडिया बोलेगा जी अली जदी चपली कबाब खा रहे हैं, तो खाने के लिए रखे थे यार जाए। नहीं नहीं खैर है यार, थोड़ा सा गुजारा कर। मैंने कोई गलत बात सुनी? पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, इसने चपली कबाब नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया। अब चलाए लाइव। आपको पता है बचपन से मेरे दोस्त मुझे पठान बोलते हैं, पता नहीं क्यों मैं बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ। मैं बोलता हूँ बड़ा कॉम्प्लीमेंट है यार, इतनी जबरदस्त। हाँ पता नहीं क्यों बोलते हैं, लेकिन मैं खुश होकर रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नाराज है मुझे। ओके थैंक यू। मैं कल मिला था उनसे, वैसे कल मुलाकात हुई थी मेरी पीएम हाउस में। चलें सर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपको एक शीट देनी है या पहले ये करते हैं? क्या चलें? ज़रा ज़्यादा क्वेश्चन मत करें बेटा, ना जाना है फिर। हाँ अच्छा, चलें करें, चलें 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 कर लेना सर शुरू। मैंने आपको ये कहा है, ज़्यादा मत करें, बस करें बिल्कुल। मैं छोटे जवाब दे दूंगा। जी सर पूछे ना, पूछे यार। सनी माइक बंद कर। हाँ, माइक बंद कर। कोई जहाज खराब नहीं है। मेरे ख्याल में वो जो मेरे ख्याल में जो दूसरी रिफाइनरीज, हमारे 11 जहाज हैं, 11 में से 7 ऑयल टैंकर्स हैं। पीएनएससी प्रॉफिट में है, नुकसान में नहीं है। पीएनएससी ने लास्ट ईयर तारीख का सबसे ज़्यादा कार्गो उठाया है। तो जो दूसरे ट्रस्ट कर रहे हैं शायद उनसे पूछते हैं वो ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता ना, मैं अपना जवाब दे सकता हूँ, या आप उनसे पूछें कि क्यों ट्रस्ट नहीं करते। हो सकता है उनके पास कोई ना कोई रीज़न हो।
तो बता दिया मैंने। बताया सर। सर कौन से चैनल से हैं आप? दुनिया भाई, मेरे भाई दुनिया भाई, मुझे अगर आप एक लाइसेंस दिखा दें अगर मैंने चाइनीज ट्रॉलर को दिया हो तो जो सबसे खतरनाक सजा आपके दिमाग में मुझे दीजिए पूरी मिनिस्ट्री को। हम वो हैं, हमने चाइनीज ट्रॉलर अरेस्ट कर लिए, हमने लाइसेंस नहीं दिया, फिर हमें चाइनीज गवर्नमेंट ने लिख के दिया कि वो वेदर खराब होने की वजह से आए हैं। हमने उनको कार्गो ट्रांसफर भी नहीं करने दिया एक जहाज से दूसरे में, उनको पानी पिलाया। जब हमारी अपनी टीम में जाके उन्होंने कैच को वेरीफाई कर लिया कि हमारे समंदर का नहीं है, हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का नहीं है, हमने उसके बाद वो चाइनीज ट्रॉलर जाने दिए, 1.25 महीना खड़े रखे गवादर में, तो हमने किसी को लाइसेंस नहीं दिया। तो ये आपने इल्ज़ाम लगाया था कि आपने लाइसेंस जारी किए, ये इल्ज़ाम है। आप पूछें क्या आपने जारी किए हैं कि नहीं, वो सवाल है। आप अगर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा देंगे तो वो आप यहाँ पे वो ICIJ वाली कहानी ना करें ना। वो अपने नवाज शरीफ के अपने और अपने बच्चों की प्रॉपर्टी का जवाब वो ना दे और इमरान खान को कह रहे हैं कि अपने मिनिस्टर्स के और पड़ोस के रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी का जवाब दे। इस तरह नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, जहाज कोई ख़राब नहीं हुआ। पहला सवाल क्या था आपका, चावल वाला। देखें, मैंने आपसे पहले कहा कि जब स्टेट का कार्गो आता है तो वो हमें सब लिख के देते हैं कि जी ये वाला पहले आ जाए। लेकिन मैं आपको ये भी कह दूं ऑन एयर, और कल रात को मैंने कहा भी अरशद शरीफ के शो में, ये क्योंकि नीचे टिकर चल गए थे, मैं कम जाता हूँ टीवी पे, लेकिन कल जाना गया तो ये सवाल आया, बल्कि आया नहीं, टिकर चले, मैंने खुद शो रोक के उसको कहा उनके शो में, इसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ क्योंकि नहीं होना चाहिए था। मेरिट ऑर्डर वायलेट हुआ है। मेरिट ऑर्डर जो था वो एक्सपोर्ट के जहाज का था, तो मैं पूछ रहा हूँ कि कोई रिटर्न वहां से आई है कि नहीं आई। सर मेरी बात सुने ना, पाकिस्तान में KPK में छोड़े, पेशावर में कितने थाने हैं? हाँ 42 43। अब हर थाने के हर SHO का जिम्मेदार CM नहीं है। अगर कोई गलत होती है चीज़ तो CM का काम होता है कि उसको ठीक करके चेक करे और वो रोके कि ऐसे दोबारा गलत ना हो। तो अगर कोई चीज़ हुई है गलत किसी बर्थ पे, आई विल इन्वेस्टिगेट। बट मैं सारा दिन जहाज़ों की, मैंने मेरिट ऑर्डर इस्टेब्लिश करके पॉलिसी दे दी है और डिजिटाइज कर दी है। अब वो वायलेट अगर हुआ है विदाउट राइटिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या TCP या व्हाटएवर, मैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। अगर उन्होंने लिख के दिया है तो फिर वो स्टेट ओन एंटरप्राइज है। जी सर। देखें हमने, मैं बता, ओके सर, खास सवाल है ना। देखें जी, पहली बात है कि वो ऑर्डिनेंस में 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, पहले वो देख लें। हमने इसमें इदारों को पाबंद किया है कि वो अपना काम करें। माने अगर कोई लिविंग बियॉन्ड मीन्स है तो वो FBR का काम है चेक करना। अगर FBR अपने आप को ठीक नहीं कर सकती तो फिर वो जो भी हुकूमत है, चाहे हमारी, वो हमारी गलती है। देखें, हर चीज़ की 3 पहलू होते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू, एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है स्ट्रैटेजी के वो इम्प्लीमेंट कैसे करें। ये 3 चीज़ें होती हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर FBR ठीक नहीं हो रही तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू ठीक करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए होती है। इसी तरह हमने स्टेट बैंक के जो भी उनमें चेंजेस आई हैं NAB के ऑर्डिनेंस में, मैंने कल रात ब्रीफली देखा था, वो कोई ऐसी चेंज नहीं है कि कोई NAB के पर कोई पॉलिटिशियन को तो नहीं निकाला गया। वो अगर पूछना चाहते हैं तो पूछें, लेकिन हम ये चाहते हैं पाबंद करना इदारों को कि वो भी अपना काम करें। FBR को भी अपना काम करना चाहिए, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FMU उसको भी अपना काम करना चाहिए, FIA को भी अपना काम करना चाहिए, और किसी भी एक इदारे में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो सारे काम करे, इम्पॉसिबल है। सो ये दूसरे इदारों को स्ट्रेंथन करने के लिए ये मेरे ख्याल में इसको इस तरह देखें तो बेहतर है। बाकी NAB ने जिसको पर्ची अगर भेजनी है वो भेजे और जिसको जवाब देना है दे। अभी आया है
वो कागज़ अगर ये जो भी ICIJ का है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा क्या है, उन्होंने सेल बनाया है, उन्होंने कहा जी टोटल इन्वेस्टिगेशन करो हर एक की, और तो कुछ नहीं कहा, इन्वेस्टिगेशन करें। मैं आपको बताता हूँ, ये ऑफशोर कंपनी बेसिकली SPV होती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो अगर आपने पाकिस्तान से पैसा चोरी करके उसमें पार्क किया है, फिर तो आप गिल्टी एज चार्ज हैं। मैं क्या काम करता था पहले, सारी दुनिया को पता है। मैं तो पॉलिटिक्स में तो पहले से हूँ, लेकिन पब्लिक ऑफिस होल्डर तो पहली दफ़ा बना हूँ। 2018 में जीता हूँ इलेक्शन 4 हारने के बाद, और 2018 9/11 सितंबर 11 को ओथ ले लिया। उससे पहले जो मेरा कारोबार था वो तो मुल्क के दुबई में था, छुपाया तो नहीं मैंने, मेरे एसेट्स में डिक्लेयर्ड है। और क्या कारोबार था, रियल एस्टेट का था, एडवाइजरी भी थी, एसेट मैनेजमेंट भी थी और ब्रोकरेज भी थी। वो कंपनी मैंने बंद कर दी। लेकिन जब मेरी कंपनी थी तो पाकिस्तान के क्या बहुत सारे दुनिया के लोग आते थे जो कि प्रॉपर्टीज खरीदते थे, और बहुत सारे लोग ट्रस्ट बनाते थे, और तो हम बहुत सारे लॉयर्स को उनको रेकमेंड करते थे कि जी ये एक तो दुनिया का कानून था, कानून है, ब्रिटिश लोगों ने भी बनाए हुए हैं, अमेरिकनों ने भी बनाए हुए हैं। डिक्लेयर अगर नहीं किया और पैसा चोरी का है, प्रॉब्लम तो आती है जब भाई आपने टैक्स डिक्लेयर किया, टैक्स भरा, और आप कह रही है मेरा पैसा है, ये मैंने कमाया, ये मैंने टैक्स भरा, अब ये मेरा पैसा है, अब मैं इसको आग लगाऊं, बाहर बेचूं, प्रॉपर्टी खरीदूं, एज लॉन्ग एज यू डिक्लेयर इट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। जब आप छुपाते हैं कोई चीज़ और आपकी इंटेंशन ये है कि आपने इसलिए ट्रस्ट बनाया है और लोगों के नाम पे और शेल्टर पे शेल्टर लगाया है कि आप अपनी स्टोलन वेल्थ को छुपाएं, देन फिर ये प्रॉब्लम है। सो देयरफॉर SECP की, FM फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की, FIA की, FBR की, इन सब की अपनी अपनी डोमेन्स में काम करके और इनको पक्का होना पड़ेगा। सारा का सारा काम नैब में डाल देंगे, और जो भी नैब के ऑफिसर्स होते हैं उनके पास इतनी एक्सपर्टीज है कोई नहीं कि वो बैठ के ये सारी इतनी डिटेल स्टडी करें। सो देयरफॉर ये मेरे ख्याल में अच्छा है कि उन्होंने बाइफिकेट किया है, हर चीज़ को कंपार्टमेंटलाइज किया है, और ये लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल में ठीक है। बाकी अगर चोरी किसी ने की है तो पकड़े FBR और बाकी लोग, ठीक है जी। क्या आपको इसमें मैं आपको सवाल का बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। तो फिर क्या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के नाम में सेल बना दें? भाई प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भरोसा करो, वो कच्चू छोड़े। वो तो नहीं कह रहा कि ये है वो असासे, असेंबली में खड़ा होके वो कह रहा है सेल बनाया है, जिसका भी है वो आके सामने क्लियर करे, वो जो जवाब नहीं दे सकेगा वो भरेगा। और मीडिया आजाद है, मीडिया ने उनको ऐसे नहीं छोड़ना। थैंक यू सर। अब मुझे बस शील्ड दे